राधे राधे बच्चों। स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के सेकंड लेक्चर को, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अ वोल्टाइक सेल इज मेड बाय कनेक्टिंग टू हाफ सेल रिप्रेजेंट बाय द हाफ इक्वेशन बिलो। ठीक है, इसमें हमें दो इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है टिन की और एक दे रखी है आयरन की। अब इस इक्वेशन पे हम ध्यान दें तो यहाँ पे ई नॉट वैल्यूज दे रखी है दोनों की। ठीक है, एक की नॉट वैल्यू दे रखी है -0.14 और एक की दे रखी है +0.77। अच्छा, 0.77। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस वोल्टाइक सेल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सी बात ठीक है। पहले आयरन जो है यहाँ पर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। पहली स्टेटमेंट है आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड वोल्टाइक सेल इज -0.91। तो पहले तो हम ये समझते हैं बेटा कौन ऑक्सीडाइज होता है और कौन रिड्यूस होता है। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज आप जानते हो, देखो जो लेफ्ट में होता है वो एनोड होता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है और वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। इस चीज को देखो, अब अगर हम यहां से ये देखें कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है इन दोनों हाफ में से, तो उसके लिए हमें ई नॉट वैल्यू देखनी होगी। ठीक है, और ई नॉट वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी आ रही है 0.77 प्लस का, और इसकी आ रही है माइनस का 0.14। दूसरा, आयरन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ बना रहा है, और यहाँ पे ये पॉइंट माइनस का 14 है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम पहले इस चीज को लिख लेते हैं यहाँ पे। ये काम भी आएगा आपके आगे। देखो क्या क्या चीजें, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो इसको हम लोन लिख सकते हैं, बात ठीक है। लेफ्ट में, सेल के लेफ्ट में, सेल में दो हिस्से होते हैं, दो हाफ सेल होते हैं। जो लेफ्ट साइड में वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो एनोड है वो नेगेटिव है। तो वैसे ही राइट में रिडक्शन हो रहा है, वो कैथोड है और वो पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों में से ज्यादा पॉजिटिव कौन है? 0.77। तो यहां पर आयरन जो है वो कैथोड है और उसमें आपका रिडक्शन हो रहा है, और जो टिन है वो एनोड है और वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस बात को समझो पहले, तो आप समझ गए। अब जो आयरन जहां पे रिडक्शन हो रहा है, तो आयरन में ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, फर्स्ट ऑप्शन कट। थर्ड ऑप्शन कट, ऑक्सीडेशन टिन में हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में से देखते हैं, बी और सी में से, बी और डी में से। बी में आ रहा है 0.91 और यहाँ 0.63। पहले इस बात को समझते हैं हम कि 0.77 ये आपकी ई नॉट वैल्यू है कैथोड की, माइनस ई नॉट वैल्यू एनोड की, माइनस माइनस का 0.14, तो ये आता है आपका 0.91। तो आपका ऑप्शन जो बैठता है वो बैठता है बी। समझो, ऑप्शन क्या बैठता है? बी। अब कुछ बुक्स में आपको ऑप्शन डी दे रखा होगा, वो कह रहा है 0.77 माइनस 0.14। वो 0.14 माइनस का कैसे लेता है? वो इस इक्वेशन को बदल देता है। हाँ, इस इक्वेशन को बदल देता है। Sn2+ गिव्स यू Sn+2 इलेक्ट्रॉन। उल्टा कर दिया मैंने। Sn गिव्स यू Sn2+ +2 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन बदल देता है और कहता है कि इसकी नॉट वैल्यू माइनस से प्लस हो गई है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है आपका बी। आगे चलते हैं। तो इस वाले पार्ट में हमने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन पार्ट कर रहा है, ई नॉट वैल्यू कैसे काम कर रही है, और ई नॉट सेल जो होता है वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डाइल्यूशन अफेक्ट्स बोथ कंडक्टिविटी, हाँ, एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, डाइल्यूशन बताता हूं मैं अभी आपको क्या होता है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ एज फॉलो। चलो पहले हम समझते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है।
एक होती है कंडक्टेंस। वो इनवर्स होती है रेजिस्टेंस के, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा था। एक बात क्लियर है। दूसरी बात, कंडक्टिविटी, ये होती है कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इतनी बात समझो पहले। तो कंडक्टेंस जो है, अगर मैं किसी चीज को डाइल्यूट करता हूं, जैसे मान लो पहले इतनी चीज में इतने पार्टिकल्स थे और मैंने उसको डाइल्यूट किया। मैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपसे किस चीज की, कि जैसे ही मैंने इसको डाइल्यूट किया तो यहां पर ये दूर दूर हो गए और इनकी मोबिलिटी बढ़ गई। पहले शुरू से समझते हैं। कंडक्टेंस को डाइल्यूट करने से मोबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी। ठीक, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो कंडक्टेंस तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी डाइल्यूशन से। वॉल्यूम नीचे आ गया इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को आप दिखा सकते हो कापा से, डिक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज। ठीक है, लेकिन क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी का? मोलर कंडक्टिविटी, जिसे आप दिखाते हो सिग्मा से। ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी क्या है? लैम्डा से दिखा दो सिग्मा की जगह, सिग्मा से उसको दिखा देंगे कंडक्टेंस, ये लो। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? ये होती है कंडक्टिविटी बटे में कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का इसके साथ कैसा रिलेशन आ गया वो देखो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगी। तो अगर इसका उल्टा देखो मैं, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन अगर बढ़ा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी। अब ध्यान दो यहां पर जगह है, ये देखो, कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन। अब बोथ इंक्रीज वाला पॉइंट गलत हो गया, बोथ डिक्रीज वाला पॉइंट गलत हो गया। कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं, कंडक्टिविटी डिक्रीज वेयर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, डी ऑप्शन इसका होना चाहिए। जरा ध्यान दो इस शीट पे, इसको वो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फर आयन, सल्फर डाइऑक्साइड आयन आर 106 एंड 160, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? देखो, एक होती है मोलर कंडक्टिविटी, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, दोबारा से देखते हैं। एक तो होती है आपकी कंडक्टेंस, फिर आती है कंडक्टिविटी, फिर आती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस का उल्टा। कंडक्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी का उल्टा या कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन, ठीक है, या पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए इसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ऐसी एक होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर डाइल्यूट करते करते आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हो तो उस वक्त जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक बात। दूसरी बात, अगर मुझे किसी की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसी सॉल्ट की, और वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयनाइज होता है, तो मुझे उसके आयंस को सिर्फ जोड़ना है, मेरा काम हो जाएगा। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो मैं कोलराश इफेक्ट का इस्तेमाल करूंगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, 106 प्लस
160। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, आसान है। 266 ए ऑप्शन है इसका। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al और SO4 2 माइनस, ये SO4 है बेटा, SO4 2 माइनस इज दिस एंड दैट, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? Al2SO4 होल थ्राइस, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वाइस ऑफ Al 3 प्लस प्लस थ्राइस ऑफ कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस, ये लो। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है ये क्यों आए हैं, जो 2 और 3 आए हैं, ये कोफिशिएंट क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले में एल्यूमिनियम 2 है और सल्फेट के 3 आयन है। आगे चलते हैं। द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ, सेम आ गया, CaCl2, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ Cl, सेम है, समझाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट कंडक्टिविटी, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है और क्यों? तो यहाँ हमारे पास क्या आता है, एक तो हमें यहाँ पर ये मोलैरिटी दे रखी है, ठीक। दूसरा हमें नाम दे रखा है। अब नाम क्या क्या दे रखा है हमें? HCl और CH3COOH। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, एक बात। दूसरी बात, मोलैरिटी का हम क्या करेंगे, किसके लिए? कंडक्टिविटी के लिए। तो कंडक्टिविटी तो अभी हमने बताया था, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होगी, वीक की ज्यादा होगी, और किसकी मोलैरिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग और वीक की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, वीक की कम होती है, एक बात पता चल गई। दूसरी बात, अगर हम बात करें डाइल्यूशन की, तो डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होती है? डिक्रीज। तो यहां पर अगर मैं देखूं 0.1 मोलर और 0.01 मोलर, ये मोर डाइल्यूट है। इसका रीजन मैं आपको पिछले क्वेश्चन में दे चुका हूं, ये लेस डाइल्यूट है, कि जो जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी कम होगी, मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो आंसर होगा इसका बी, क्योंकि इसके अंदर आपको दिख रहा है HCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला और ज्यादा कंसंट्रेशन वाला, कम डाइल्यूशन वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन, which of the following solution of KCl will have the highest value of molar conductivity? फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया। अब KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग वीक की बात नहीं करूंगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। दूसरा, मैं यहां देखूंगा कि कौन ज्यादा डाइल्यूट है, सबसे ज्यादा जो डाइल्यूट है वो सबसे कम होगा। ठीक है, डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी घटती है, तो सबसे ये आएगा आपका, ये है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या हाईएस्ट कंडक्टिविटी रखने वाला। ठीक है, रीजन वही, डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी यहाँ ध्यान नहीं दिया बेटा मैंने, ये मोलर कंडक्टिविटी लिखा है बेटा। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा डाइल्यूट चीज क्या है, देखो, सबसे कम है 1 मोलर डाइल्यूट, उससे ज्यादा डाइल्यूट है 0.5, उससे ज्यादा डाइल्यूट है 0.1, और सबसे ज्यादा डाइल्यूट है ये। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि ये 0.5 का मतलब क्या है, 1/2। 0.1 का मतलब क्या है, 1/10। 0.01 का मतलब क्या है, 1/100। ठीक है, तो जितना आपके अपॉन में ज़्यादा होता है उतनी छोटी वैल्यू होती है, जितनी छोटी वैल्यू होती है उतना डाइल्यूशन ज़्यादा होगा। डाइल्यूशन का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन कम हो, तो ये सबसे ज़्यादा डाइल्यूटेड है, इसलिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर कंडक्टिविटी लिखा होता तो वो होती सबसे ज़्यादा किसकी, 0.1
1 की, ओ सॉरी 1 मोलर की। ठीक, आगे चलते हैं। कोलराश गिव द फॉलोइंग रिलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये क्या है आपका इक्वेशन, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस कोलराश का कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड ट्रू। तो यहाँ पे जो बेटा ए लिखा है ना, एक बार मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये ए नहीं है, ये लैम्डा है। ये एक बार इसको मैं ऑप्शंस को ठीक कर देता हूँ। लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, चारों में सेम है, तो इसको तो चेक करना ही नहीं। चेक किसको करना है, कंसंट्रेशन को। ठीक है, अब कंसंट्रेशन एक में 0 दे रखी है, बी में, ए को मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, सी में इनफाइनाइट दे रखी है और डी में 1 दे रखी है। मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कोलराश के जो इक्वेशन दी थी उसके ऊपर, तो उसके हिसाब से अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो उसका मोलर कंडक्टिविटी सम होता है जिन आयन से वो मिलके बना है, जैसे अभी हमने MgSO4 का करा था। लेकिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैंने अभी आपको क्या बताई थी, जिसकी कंसंट्रेशन इनफाइनाइट हो। तो यहां पे आपका ऑप्शन होगा सी, जिसका लैम्डा हो लैम्डा नॉट और कंसंट्रेशन हो इनफाइनाइट। ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, इसको ठीक लिख के भेज दूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOK एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 390 यूजिंग द ग्राफ। ठीक है, गिवन द इंफॉर्मेशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOK विल बी। अच्छा, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो यहां पे एक पॉइंट तो ये आ रहा है आपका और एक पॉइंट ये आ रहा है। ये पॉइंट क्या है, 150, और ये पॉइंट क्या है, 425। ठीक है, हम्म हम्म तो 150 है आपका KCl का, और 425 है आपका HCl का। क्यों लिख रहा है, हाँ ठीक है, और CH3COOK का है 390। आ जाओ, अब ध्यान देंगे, मुझे किसका निकालना है, CH3COOH। एक बार इसको देखो बेटा, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है बेटा, यहाँ CH3COOK होगा, इसका निकालना है, और दिया CH3COOH का है, ये H है, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट CH3COOH। ध्यान दो, CH3COOH में CH3CO आ गया, प्लस KCl में K आ गया। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए K, CH3COO, मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं रेड कर रहा हूँ, HCl। तो मैंने इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया HCl। ध्यान दो, मुझे चाहिए CH3COOH, हाँ, मुझे चाहिए KCl, हाँ, लेकिन नहीं चाहिए HCl, तो इसलिए HCl उड़ा दिया। तो ये बना इस क्वेश्चन में, तो ये आपका आता है 390 प्लस 150 माइनस 425। इसको सॉल्व करो और इन चारों ऑप्शन में से जो भी हो देख लो। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल was used in अपोलो स्पेस। देखो, अपोलो स्पेस में या जो भी आपके ऐसी चीजें जो स्पेस में जाती है, उसके लिए हम जो सेल यूज करते हैं वो होता है H2O2।
फ्यूल सेल। इसकी एक खास बात है, इसमें डिजायर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो पानी होता है। ठीक है, अब हमारे लिए स्पेस में क्या क्या फ्यूल है? O2, हाँ ऑक्सीजन हम लेते हैं क्योंकि वहां मिलती नहीं है। H2, वो जो भी आप चीज लेके जा रहे हैं स्पेस में, स्पेसक्राफ्ट वगैरह, उसके लिए फ्यूल का काम करती है। और H2O जो ये बाय प्रोडक्ट देता है वो भी हम यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम फ्यूल सेल रखा गया। ठीक है, इसी से ध्यान रखना कि H2O2 और H2O तीनों हमें चाहिए स्पेस में, और वो इससे ये यूज भी करता है और डेवलप भी करता है, और ये दोनों तरफ चलती है रिएक्शन है। और इसी के साथ साथ जब भी रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो भी डिजायर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। हाँ, इसका एक नुकसान है, बहुत महंगा होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स? अब जो कान में लगाने की मशीन होगी उसमें कोई छोटा सेल यूज किया जाएगा, तो साइज के हिसाब से सबसे छोटा सेल इन चारों में से मर्करी सेल है। मर्करी सेल की खास बात यह है कि उसका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, क्योंकि उसकी ओवरऑल इक्वेशन में कोई आयन नहीं होता। उसका नुकसान यह है कि वो हेल्थ हैजार्ड होता है। कैसे होता है? क्योंकि अगर वो मरकरी कहीं गिरी, अगर वो मरकरी कहीं आवाज ठीक अगर वो मरकरी कहीं गिरी तो वो किसी ना किसी तरीके से आपके इकोसिस्टम में आ जाएगी। तो इसको एक ही चीज है, इसको अगर आपको यूज करना है तो इसको डिसमेंटल करना हो या डिकम्पोज करना हो तो सही तरीके से करें इस बैटरी को। ये इसका एक नुकसान है, हेल्थ हैजार्ड है। एक नुकसान ये भी है, ये कॉस्टली होता है। जो आपका ड्राई सेल होता है उसके कंपैरिजन में मरकरी सेल ज्यादा कॉस्टली होता है। अब वो कहता है आपको 4 हाफ इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है। एक में क्लोरीन है, एक में OH है, एक में सोडियम है और एक में H आयंस है, ठीक है। अब वो कहता है, ठीक है, विच ऑफ which two of these reactions are most likely to occur when concentrated brine is electrolyzed? ठीक है, पहले तो आप इस ब्राइन का मतलब समझो। NaCl के एक्वस सोल्यूशन को हम ब्राइन वाटर कहते हैं। NaCl का एक्वस सोल्यूशन, तो वो आपको देगा सोडियम प्लस क्लोरीन, ठीक है। अब आपको सोडियम और क्लोरीन किस में दिखाई दे रहा है? फर्स्ट में और थर्ड में, तो आपका ऑप्शन हुआ ए। बच्चों वाला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन देखो, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है तो हम बोलेंगे ए ऑप्शन। अगर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी ऑप्शन। अगर असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है तो सी ऑप्शन। असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है तो डी ऑप्शन। ठीक, अब देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है असर्शन ए फॉर डाइनियल सेल जिंक ऑब्लिक जिंक 2 प्लस 1m, ठीक है। ये उसने एक सेल बना दिया आपका, जिंक ऑब्लिक Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ठीक है। ई नॉट वैल्यू दे रखी है। इफ द एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट। अच्छा, इसकी खुद की वैल्यू है 1.1 वोल्ट, ठीक। अगर इससे ज्यादा वैल्यू में दे दूं तो होगा क्या? डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉन फ्लो कॉपर टू जिंक, पहले कैसे फ्लो कर रहे थे नॉर्मली? नॉर्मली इस सेल को देखो आप, ये सेल इस क्वेश्चन में नहीं है, मैंने जान के दिया है। जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और करंट फ्लो करता है कॉपर से जिंक की तरफ। ध्यान रखो, फिर वही बातें दोबारा स्टार्ट कर दो। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड नेगेटिव होता है। ये है वो राइट जहां रिडक्शन होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। अब ये लेफ्ट है आपका, ये आपका राइट है, ठीक है। ठीक बात। अब वो कहता है लेफ्ट और राइट तो दिख गया हमारे को, यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा और जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। बात को समझे? यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट क्यों जा रहा है? क्योंकि करंट जाता है किसी भी सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और उससे उल्टा जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। ये तब होगा जब नॉर्मल कंडीशन होगी, लेकिन यहां पे एक एक्सटर्नल ईएमएफ लगाया है, मैं उसको EEX बोल रहा हूं, वो बड़ा है आपके सेल के ई से, तो वो करंट को उल्टा कर देगा।
करंट की डायरेक्शन हो जाएगी जिंक से कॉपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी जिंक से कॉपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो जाएगी कॉपर से जिंक की तरफ। और ये क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। हाँ ये तो ठीक है बात, असर्शन ठीक है। रीजन, सेल एक्ट्स लाइक अ गैल्वेनिक सेल, रीजन भी ठीक है। इसमें ऑप्शन आएगा आपका ए, ठीक है। ऑप्शन बी भी हो सकता है। ये जो रीजन है ये खुद अपने आप में एक स्टेटमेंट है। सेल एक्ट करता है गैल्वेनिक सेल की तरह, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेनियल सेल है उसको हम गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन इससे ऊपर वाली बात को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए इसका असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है। बी ऑप्शन है इसका। आगे चलते हैं। असर्शन, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंडक्टेंस। अभी बताया था मैंने आपको, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, तो डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, बात ठीक है। व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो, मोलर कंडक्टिविटी इज नोन टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों बातें ठीक है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे। Assertion, lambda m for the weak electrolyte shows a sharp increase when electrolyte solution is diluted. Assertion कह रही है कि जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो अ शार्प इंक्रीज व्हेन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड। तो जब आप डाइल्यूशन करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ती है। हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए शार्प चेंज दिखाती है, हाँ दिखाती है। तो असर्शन तो ठीक है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटने की जो वो है, ये बात भी ठीक है। और दोनों बातें एक दूसरे से ठीक भी है, एग्री भी करती है, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। क्योंकि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें तो डाइल्यूशन करने पर जो आपका मॉलिक्यूल है वो ज्यादा डिसोसिएट होता है। एक मिनट रुको, यहाँ आप असर्शन ठीक बोलोगे, रीजन गलत। यहाँ लिखा है डिक्रीज, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएट करने पर, रुको, अगर हम किसी चीज को डाइल्यूट करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पे मोबिलिटी बढ़ती है। अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मोबिलिटी भी बढ़ती है और वो डिसोसिएट भी ज्यादा होता है। मोबिलिटी बढ़ती है, डिसोसिएट भी ज्यादा होता है, तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होनी चाहिए थी। असर्शन ठीक, रीजन गलत। आगे, असर्शन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रा एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ, फ्लोटेशन होना चाहिए, एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ समथिंग वर्सेस, ठीक है। जो अभी हमने ग्राफ बनाया था ये वाला, ये देखो आप, ये लेमडा और कंसंट्रेशन का, ये इस ग्राफ की बात कर रहा है। तो अगर मैं एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा, इसको पीछे लेके जाऊंगा, तो मुझे जवाब मिलेगा। तो वो कह रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ, यहाँ पे आना चाहिए आपका लेमडा वर्सेस सी कर्व फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हाँ ठीक है, असर्शन ठीक है, रीजन, लैम्डा एम है ये, ठीक है। लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोलराश लॉ। हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें ठीक है। ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेट नहीं करती, असर्शन और रीजन दोनों ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, असर्शन, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी के बारे में मैंने भी आपको क्या बताया था, कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था ये,
तो कंडक्टिविटी वॉल्यूम के साथ इन्वर्स है। कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज विद डाइल्यूशन। हाँ, ये बात ठीक है। रीजन करेक्ट है। रीजन करेक्ट, असर्शन रॉन्ग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। असर्शन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सॉल्यूशन using copper electrolyte, hydrogen gas is released at cathode. अच्छा, reason, the electrode potential of copper is greater than that of hydrogen. यहाँ पे जो आपका रीजन है वो तो करेक्ट है बेटा, असर्शन गलत है। कह रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर, जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, तो यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोलाइट और हाइड्रोजन गैस इज, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नहीं, ये रीजन गलत है आपका, असर्शन गलत है। जब मैं कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। दूसरा, द कॉपर ऑब्लिक कॉपर टू प्लस, हाँ ये बात ठीक है। तो रीजन करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग। सेवंथ क्वेश्चन, असर्शन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl गिव्स क्लोरीन गैस, ठीक है, एट एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये भी गलत है, ऑक्सीजन गैस देता है। आगे, ऑक्सीजन गैस आपके H2O से आती है बेटा। जब भी आप H2O को तोड़ोगे तो वहां पे दो गैसेस मिलती है आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन होता है वो एनोड की तरफ जाता है। ठीक है। रीजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनोड रिक्वायर्स ओवर पोटेंशियल। ये वाली बात ठीक है। रीजन करेक्ट, असर्शन गलत। ठीक, तो यहां पे आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे, जो 5-7 साल में आए इलेक्ट्रोकेमिकल से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो खत्म होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें हम लेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस। तब तक के लिए राधे राधे।